Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the example of class Fs या birds के examples के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। इसके पहले जो लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने बर्ड्स के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस किया था। तो कैरेक्टर्स पिछले लेक्चर में हो गए थे और इस लेक्चर्स में हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ हमारा जो क्लास एप्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास जो एप्स है इसके अंदर यदि हम एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो जो फर्स्ट एग्जांपल जो एप्स में आता है वो आता है बर्ड एंड कॉर्वस का। तो कॉर्वस मीन्स होता है क्रो। हिंदी में इसे हम कौवा के नाम से जानते हैं, मराठी में इसको शायद कावड़ा के नाम से जानते हैं। तो क्रो इज द ओमनीवोरस बर्ड्स। तो ये जो बर्ड है यह ओमनीवोरस बर्ड है। ओमनीवोरस मतलब कि यह वेजिटेबल्स भी खा लेता है और ये एनिमल फ्लैश को भी खा लेता है। मतलब ये सभी टाइप का जो फूड होता है वो ये खा लेता है। कॉर्वस में जनरली हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं कॉर्वस के अंदर वो मेल के कंपेयर में छोटी होती हैं। और बर्ड्स की विशेषता है कि मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब मेल और फीमेल को देखकर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉर्वस होते हैं, जो कौवे होते हैं, क्रो होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए नेस्ट फॉर्मेशन करते हैं, वहां पर वो अंडे देते हैं, अपने बच्चों की केयर करते हैं। ठीक है, पर आपने कोयल का नाम सुना होगा। कोयल जो होती है वो कई बार क्या करती है कि क्रो के कुछ अंडे डिस्ट्रॉय करके उसमें अपने अंडे दे देती है। उनके अंडों को जो इंक्यूबेशन करना होता है, एक्चुअली बर्ड्स क्या होते हैं कि बर्ड के अंडे के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट, चाइल्ड का डेवलपमेंट तभी होगा जब बर्ड्स उस एग को हीट प्रोवाइड करेंगे अपनी बॉडी से, और इस प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन के नाम से जानते हैं। तो कोयल के जो अंडे होते हैं उसे इंक्यूबेशन जो करते हैं वो क्रो ही करते हैं। ठीक है, तो क्रो के बारे में जितना मैंने डिस्कस किया वो समझ में आया। कोयल और क्रो के जो बच्चे होते हैं वो साथ साथ ही ग्रो करते हैं, पर मैच्योर होने के बाद में क्रो अलग कम्युनिटी में चले जाते हैं और क्रो जो है वो अलग कम्युनिटी में रहते हैं। तो क्रो वैसे देखा जाए तो काफी समझदार बर्ड होता है। ठीक है ना, इनका जो साउंड होता है, अलग अलग एक्टिविटी के समय इनका जो साउंड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ये बर्ड्स जनरली ग्रुप में रहते हैं। इसके अलावा क्रो की कई वैरायटियां वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं और वर्ल्ड के काफी बड़े हिस्से में आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, और कई बार कुछ क्रो जो होते हैं वो ह्यूमन साउंड का भी जो है नकल कर सकते हैं, उसकी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इट बिकम क्लियर। क्रो समझ में आ गया आपको। क्रो तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं और आपने छोटी क्लास में सृष्टि क्रो की कहानी भी सुनी होगी ना, याद कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बर्ड है वो है पिजन। पिजन का जो साइंटिफिक नेम है वो है कोलिम्बा। इसे हम कोलिम्बा के नाम से जानते हैं और इसकी भी कई वैरायटी वर्ल्ड में देखने को मिलती है। बेसिकली पिजन को सिंबल ऑफ पीस माना जाता है, स्पेशली जो व्हाइट पिजन होता है उसे हम सिंबल ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। ठीक है, पिजन जो होता है ये ग्रेनिवोरस होता है, मतलब कि जो सीरियल्स होते हैं, जो हमारा जो अन्न होता है उसके जो दाने होते हैं ये बेसिकली उसको खाते हैं। दूसरा इनका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर ये होता है कि इसका जो है क्रॉप वाला जो रीजन होता है यहाँ पर ये मिल्क सिक्रीट करते हैं। मिल्क सिक्रीट करने का मेल फीमेल दोनों ही करते हैं। और ये जो मिल्क होता है, इनका जो मिल्क होता है वो सेमी सॉलिड होता है, व्हाइट कोलगेट टूथपेस्ट जैसा होता है। ये मिल्क ये अपने बच्चों को फीड कराते हैं। क्लियर?
पुराने जमाने में मैसेजिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश भेजने के लिए पिजन का यूज किया जाता था। ये एक बार किसी भी रास्ते को देख लेते हैं तो जनरली ये उसे भूलते नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड में कई वैरायटी आपको इसकी देखने को मिलती है, जैसे कि ब्लू रॉक पिजन, ग्रीन पिजन, और हमारे जो मॉरिशस है वहां पर एक बर्ड सरवाइव करता था जिसका नाम था डोडो। वो भी इसी वैरायटी के अंदर, कोलंबिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो कोलंबिया तो आपने देखा है, कई जगह इनको खाया जाता है, खाने के लिए इनका यूज किया जाता है। जिससे हमारे इंडिया के कोई कई रीजन्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो रीजन है वहां पे इनको खाया जाता है, चाइना के अंदर इनको खाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिलीपाइंस में भी इसको फीड किया जाता है, खाया जाता है इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिटाकुला। सिटाकुला का जो कॉमन नेम है वो है पैरोट। हिंदी में इसे तोते के नाम से जानते हैं। इसे पोपट भी बोला जाता है। इसकी कई वैरायटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। पैरोट की एक बड़ी अजीब विशेषता है। जनरली हम क्या देखते हैं बर्ड्स में कि इनका जो लोअर बीक होता है वो मूवेबल होता है और अपर बीक जो होता है वो इमूवेबल होता है बर्ड्स में। जबकि सिटाकुला के अंदर क्या होता है कि लोअर बीक जो होता है वो इमूवेबल होता है और इनका जो अपर बीक होता है वो मूवेबल होता है। मतलब इसमें उल्टा सिस्टम है। जनरली दूसरे बर्ड्स में हम क्या देख रहे हैं, दूसरे बर्ड्स में हम देख रहे हैं कि लोअर बीक तो मूवेबल है पर अपर बीक इमूवेबल है। सिटाकुला में अपर बीक मूवेबल है और लोअर बीक इमूवेबल होता है। ये फ्रूगिवोरस होते हैं, ये फ्रूट खाने वाले एनिमल होते हैं। ये भी ग्रुप में रहते हैं और इनमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है इनका, वो सबसे ज्यादा होता है। इनका लाइफ स्पैन 140 ईयर से लेकर 160 ईयर तक देखा गया है। जबकि हमारे कोलंबिया, मतलब कि हमारे जो कबूतर हैं, उनका लाइफ स्पैन मुश्किल से 20 ईयर या 25 ईयर समथिंग देखा गया है। तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफी ज्यादा होता है। इनमें मेल के फेस पर आपको ब्यूटीफुल ब्रिलियंट कलर दिखाई देते हैं, फीमेल के फेस पर इतने ब्रिलियंट कलर देखने को नहीं मिलते हैं। ये नेस्ट फॉर्मेशन नहीं करते हैं। हमारे जो रॉक्स के अंदर छोटे छोटे जो होल होते हैं, या हमारे प्लांट्स, पेड़ों के जो स्टेम होते हैं, ट्रंक होते हैं हमारे प्लांट्स के, उनमें जो छोटे छोटे होल होते हैं उनके अंदर ये अपने अंडे देते हैं। ठीक है ना, ये ह्यूमन साउंड की मिमिक्री कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो सिटाकुला क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो वैरायटी है वो वैरायटी हमारे इस्ट्रोथियो। इस्ट्रोथियो का जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम है इसका ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच स्टूडेंट, इट्स अ लार्जेस्ट बर्ड। ये हमारी दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। यह बर्ड जो होता है ये बेसिकली हमको अरेबिया के कुछ रीजन और मेनली सहारा डेजर्ट में देखने को मिलता है। सहारा डेजर्ट कहाँ है ये आप सभी को पता है अच्छी तरह से कि सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में है। स्टूडेंट्स, बर्ड्स के जो अंडे होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं। अब बर्ड्स के अंडे जो है सिंगल सेल के, तो नेचुरली मुझे बताइए कि सबसे बड़ा अंडा किसका होगा? सबसे बड़ा बर्ड तो यही है ना पूरे वर्ल्ड का, तो नेचुरली सबसे बड़ा अंडा भी इसी का होगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड इज द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का एग होता है स्टूडेंट्स। ऑस्ट्रिच काफी बड़े बर्ड होते हैं। ये डेजर्ट रीजन में देखने को मिलते हैं। ये उड़ नहीं सकते हैं। इनमें जो विंग्स है
वो रूडिमेंट्री होते हैं, मतलब इनकी उड़ने की इफिशियंसी नहीं होती है, पर ये बहुत ही स्पीड से रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये दौड़ सकते हैं। और हमारे जो रेगिस्तानी एरिया हैं, सहारा डेजर्ट के अंदर इनका यूज राइडिंग के लिए किया जाता है। लोग इनका यूज राइडिंग के लिए करते हैं। इनके थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जो है जाते हैं। तो इनका जो अंडा भी है काफी बड़ा अंडा है। इसका जो अंडा होता है करीबन जो है 16-17 सेंटीमीटर लंबा देखने को मिलता है। और इसकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है इसकी, वो 14-15 सेंटीमीटर समथिंग होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इतना बड़ा अंडा है ये। आप सामने डायग्राम में देखो, मुर्गियों के अंडे के सामने ये अंडे को कंपेयर करके देख सकते हो। आपको समझ में आएगा कि हमारे ऑस्ट्रिच का अंडा कितना बड़ा होता है। तो ये काफी बड़ा अंडा है। पूरी पार्टी के लिए, छोटी मोटी पार्टी के लिए पूरे आमलेट जो है आराम से इसकी बन सकती है। ओके, ठीक है, मैं ये तो मजाक कर रहा था। अब हम बात करेंगे पेगो। कॉमन नेम है इसका पिकॉक। अब बताइए हमारे कंट्री का नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक ना। और देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना ब्यूटीफुल है। ये इसमें ये मेल है, इसमें ये फीमेल है, मतलब यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी प्रोडोमिनेंट है। मेल में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल आपको टेल फेदर्स देखने को मिलेंगे, जो कि फीमेल्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। बॉडी कलर भी मेल का ब्रिलियंट होता है, काफी सुंदर होता है। फीमेल बेसिकली डल कलर के होते हैं, इतने ज्यादा सुंदर नहीं होते हैं। पिकॉक की दो वैरायटी हमारे इंडिया में देखने को मिलती हैं। एक तो कलर वैरायटी देखने को मिलती है जो आपको दिख रही है, और एक इसकी व्हाइट वैरायटी भी देखने को मिलती है हमारे पिकॉक की। ये वैरायटी बेसिकली रेयर वैरायटी होती है पिकॉक की। तो पिकॉक जो होता है ये भी एक तरह से ऑमनिवोरस बर्ड है, मतलब ये वेजिटेबल प्रोडक्ट भी खा लेता है और हमारे जो नॉन वेजिटेबल प्रोडक्ट हैं उसे ये खा लेता है। पिकॉक बेसिकली पॉलीगैमस होते हैं। पॉलीगैमस मतलब कि पिकॉक का जो ग्रुप होगा उसमें मेल तो एक ही होगा और फीमेल मोर देन वन देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ग्रुप जिसमें एक मेल होता है और फीमेल एक से अधिक होते हैं, इस तरह के ग्रुप को हम पॉलीगैमस ग्रुप के नाम से जानते हैं। बेसिकली एक ग्रुप के अंदर 4 या 5 फीमेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लू नेक होता है वो मेल में देखने को मिलता है, फीमेल में देखने को नहीं मिलता है, और इसे हिंदी में मोर के नाम से जानते हैं। तो दिस इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एप्टिनोडाइटिस के बारे में। एप्टिनोडाइटिस ये भी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं और इनका जो कॉमन नेम है वो पेंगुइन है। अब एप्टिनोडाइटिस जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमें साउथ पोल के आसपास के रीजन में देखने को मिलते हैं। इनमें फेदर अब्सेंट है। इनमें जो 4 लिम्ब जो होते हैं वो फेदर की जगह पैडल का काम करते हैं। पानी के अंदर जो स्विमिंग होती है, तैरने के लिए इनका यूज किया जाता है। इनके जो 4 लिम्ब्स हैं इसका यूज बेसिकली किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट्स? तैरने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं हमारे जो एप्टिनोडाइटिस, ये भी ग्रुप में रहते हैं। बेसिकली ये फिश का जो शिकार करते हैं, और जब साउथ पोल पे जब गर्मी का सीजन चलता है तो इस समय ये काफी तेजी से फीडिंग करते हैं, क्योंकि कोल्ड एज आने पर कोल्ड सीजन आने पर फिश की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो इन्हें जल्दी से जल्दी जो है अधिक से अधिक अमाउंट में जो है इनको फिशिंग करनी होती है। तो इसमें जो 4 लिम्ब्स फेदर की जगह किस में कन्वर्ट हो गए स्टूडेंट्स? फ्लीपर में कन्वर्ट हो गए। कई बार क्वेश्चन आप पूछा गया है कि पेंगुइन किस में आते हैं, बर्ड्स में या मैमल्स में? तो ये बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलेंगे? बेसिकली
साउथ पोल, अंटार्कटिका के अंदर ये हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर। इनके जो लेग होते हैं वो उसमें डिजिट्स के बीच में वेव देखने को मिलता है स्किन का, ताकि ये पानी में आसानी से स्विमिंग कर सकें हमारे एप्टेरोडाइटिस। तो यह भी एक तरह का एडाप्टेशन है जो कि इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें एक बात और है कि इसमें फीमेल जो होती हैं वो अंडे देती हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है, सभी बर्ड्स में फीमेल तो अंडे देंगी ही देंगी। अच्छा, अंडे देने के बाद अंडे को इंक्यूबेट करने का काम इसमें मेल करते हैं, वो काम फीमेल नहीं करती है, वो काम कौन करता है? मेल करते हैं। अब साउथ पोल पर इंक्यूबेट करना बहुत बड़ी बात है। देखिए, बर्ड्स की बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन होता है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर एग के अंदर चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं होगा। और इन्होंने थोड़ी देर के लिए भी अपने अंडे को छोड़ा, फ्री किया, बॉडी से अलग किया, तो अंडा इमीडिएटली फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसमें चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं होना। तो यहां पर क्या होता है कि मेल जो होते हैं वो अंडों के ऊपर बैठे रहते हैं कंटिन्यूस, वो अंडों को बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते हैं। तो इनमें इंक्यूबेशन का जो टाइम होता है वो 2 महीने का होता है, और 2 महीने तक जो है 2 मंथ तक मेल जो होते हैं वो कंटिन्यूअस अंडों के ऊपर बैठे रहते हैं, उसे फ्री करते ही नहीं। अंडे को फ्री किया तो उसमें चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं होना। ठीक है ना। तो आप देखिए ना, यहाँ पे फीमेल का कोई बड़ा रोल नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? मेल का, क्योंकि उसकी तो पूरी 2 महीने की तपस्या होती है, तब जाके जो है चाइल्ड बर्थ होता है एग के अंदर से। इट बिकम क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे नियोफ्रॉन के बारे में। नियोफ्रॉन का कॉमन नेम है वल्चर, हम हिंदी में इसको गिद्ध के नाम से जानते हैं। आप जो डायग्राम देख रहे हो वो एक इजिप्शियन वल्चर्स का डायग्राम है। इंडिया में इस तरह के वल्चर देखने को नहीं मिलते। इंडिया में कुछ इस तरह के वल्चर देखने को मिलते हैं। वल्चर एक जमाने में कुछ ईयर बिफोर, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 30 या 40 ईयर बिफोर हमारे इंडिया में बहुत देखने को मिलते थे। बट जो डीडीटी का यूज किया गया एज ए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, जब डीडीटी का यूज बहुत ज्यादा किया गया तो उसकी वजह से वो जो डीडीटी नाम का जो इंसेक्टिसाइड होता है उसकी वजह से उसका असर इनके अंडों के ऊपर पड़ा, और उसकी वजह से इनका पॉपुलेशन बहुत कम हो गया। और आजकल इंडिया में ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आते हैं, मतलब कि विलुप्त होने की कगार पर जो एनिमल है उनमें इनको भी काउंट किया जाता है। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि इसके वेंजर ऑफ नेचर किसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो इसके वेंजर ऑफ नेचर हम वल्चर्स के बोलते हैं। इसके वेंजर SCAVENGER, इसके वेंजर ऑफ नेचर। तो स्टूडेंट, इसके वेंजर ऑफ नेचर क्यों बोला इसको? अब देखिए, हमारे नेचर में कई ढेर सारे एनिमल की मौत होने के बाद उनकी बॉडी सड़ेगी तो बैक्टीरिया डेवलप होंगे, आसपास के सराउंडिंग में बिल्कुल बैड स्मेल फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी। तो इन सबको साफ करना जरूरी है ना। तो जो गंदगी साफ करता है वो इसके वेंजर। तो ये क्या करेंगे कि मरे हुए एनिमल का जो रोटन फ्लैश है, सड़ा हुआ गला मांस है, उसे खा जाएंगे। इस तरह से क्या करेंगे? नेचर की साफ सफाई करेंगे। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इसके वेंजर ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा खतरनाक होता है। ये कैसे भी सड़े गले मांस को बड़े आसानी से पचा सकते हैं। बैक्टीरिया इसकी बॉडी में जाकर कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये इस तरह के फूड को खाने के लिए एडॉप्टेड है। ठीक है, तो ये हमारे नेचर के अंदर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण एनिमल है, बहुत ही महत्वपूर्ण बर्ड है। कौन सा?
हमारा वल्चर। तो वल्चर क्लियर समझ में आया ना। साइंटिफिक नेम क्या वल्चर का? नियोफ्रॉन। कॉमन नेम क्या है इसका? वल्चर। ठीक है, ये तो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे। कुछ मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी बता रहा हूं जिनमें से कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। ये फॉसिल बर्ड है और जुरासिक एज में ये बर्ड देखने को मिलता था। इसमें कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के हैं और कुछ कैरेक्टर इसमें बर्ड के हैं। अब जैसे जनरली बर्ड्स की बीक में तिथ नहीं होते हैं, इसकी बीक में आपको तिथ दिखाई देंगे। जनरली विंग्स के अलावा बर्ड्स के अंदर आपको 4 लिम्स में डिजिट देखने को नहीं मिलती है, पर यहां पर आपको फेदर्स के अलावा डिजिट देखने को मिल रही है। ठीक है ना। जनरली बर्ड्स की जो बोन होती हैं न्यूमेटिक बोन होती हैं, इसमें कोई न्यूमेटिक बोन नहीं है। ठीक है ना। तो इस एनिमल को बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक के नाम से जानते हैं। इस एनिमल के फॉसिल मिलने से यह बात हमें समझ में आती है कि बर्ड का जो इवोल्यूशन हुआ है वो रेप्टाइल से हुआ है। बर्ड का इवोल्यूशन किससे हुआ है स्टूडेंट? रेप्टाइल से हुआ है। ये हमें इस एनिमल को देखने से समझ में आता है। क्लियर ना। तो ये फॉसिल बर्ड है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि फॉसिल बर्ड कौन सा है? योर आंसर विल बी आर्कियोप्टेरिक्स। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि फॉलोइंग बर्ड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड बर्ड, योर आंसर विल बी आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद आउट ऑफ एनसीईआरटी में आपको एशियन कोयल के बारे में बात करूं या इंडियन कोयल के बारे में बात करते हैं। यूडेनेमस इसका साइंटिफिक नेम है और आपने कई बार बसंत के समय या जनवरी फरवरी के समय आपने बड़ी सुंदर आवाज सुनी होगी जंगलों में। तो जो साउंड होता है वो साउंड किसका है? इस कोयल का साउंड होता है। इसमें जो मेल होते हैं उनका साउंड बहुत अच्छा होता है और जो फीमेल होते हैं उनका साउंड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। ये एनिमल कभी नेस्ट नहीं बनाते, कभी अपने बच्चों को नहीं पालते। ये बहुत चतुर एनिमल होते हैं। ये एक तरह के ब्रूड पैरासाइटिक एनिमल होते हैं। ब्रूड पैरासाइट मतलब कि ये अपने बच्चों को नहीं पाल रहे, ये दूसरों के जो है नेस्ट में जाकर वहां पर अपने बच्चों अंडे दे देंगे। अब देखिए ये करते क्या है कि जो क्रो का नेस्ट होता है, जो कौवे का जो नेस्ट होता है, कावड़ा जो बोलते हैं आप, उसका जो नेस्ट होता है उसमें ये अपने अंडे दे देते हैं। उसके कुछ अंडे डिस्ट्रॉय कर देंगे, वहां पे अपने अंडे दे देंगे। क्रो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है अंडों में कि कौन से उसके अंडे हैं, कौन से कोयल के अंडे हैं। वो उनको इंक्यूबेट करता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं, उनकी वो केयर टेकिंग करता है। बाद में बच्चे बड़े होने पर वापस इनकी अपनी कम्युनिटी में चले जाते हैं। ठीक है ना। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है। इसका साउंड बहुत अच्छा है कोयल का। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एनिमल इज द आउल। आउल जो है इसका जो साइंटिफिक नेम टाइटो है। देखो ये टुकुर टुकुर देख रहा है ना, इसलिए इसका नाम टाइटो रखा गया है। तो टाइटो जो होता है ये बेसिकली नैक्टर्नल एनिमल है। ये दिन में नहीं एक्टिव रहता है, बेसिकली नाइट में एक्टिव होता है। नाइट में एक्टिव है, डिम लाइट में इसकी आंखें देख पाती हैं। ठीक है। इस तरह का एडॉप्टेशन आपको इसमें देखने को मिलता है। और ये एनिमल जो होते हैं ये किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं? जैसा आपने कई बार देखा ना कि कई बार कोई कोबरा बहुत गुस्से में आ जाता है तो किस तरह का वो साउंड प्रोड्यूस करता है, उस तरह का ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो हियरिंग पावर होता है, इनकी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी आंखें रोटेट कर सकते हैं। इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम अपनी आंखों को बिना सिर को रोटेट किए आंखें रोटेट करके इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम इधर टर्न करके अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं।
बट इसकी आई के बॉल को रोटेट करने वाली मसल्स इसमें एक्टिव नहीं होती। ये अपनी आई बॉल को रोटेट नहीं करा सकता। तो देखो ये इसकी आई का डिसएडवांटेज है। बट इसमें एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि इसकी नेक जो होती है बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और ये अपनी नेक को जो है 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। तो आप देख रहे हो ना इसकी नेक कितनी फ्लेक्सिबल है। डायग्राम में देखिए आपको समझ में आएगा ना। इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे ना, कुछ कुछ बच्चे कर सकते हैं ऐसा, पर ऐसा नहीं कर सकते। ये 360 डिग्री तक अपने जो है हेड को रोटेट कर सकता है। इतनी अच्छी इफिशियंसी हमारे अंदर नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो फ्लाइटलेस हैं। इनमें से कुछ को तो हमने डिस्कस कर लिया, जैसे पेंगुइन को हमने डिस्कस कर लिया, पर कुछ फ्लाइटलेस है जैसे कि फॉर एग्जांपल एमू, ऑस्ट्रिच, रेहा, कीवी, क्रॉसबेरी, पेंगुइन, केगू। इतने सारे एग्जांपल नहीं याद रखने हैं आपको, बट आपको कौन कौन से याद रखने मैं केवल वही बता रहा हूं। एमू, ऑस्ट्रिच, रेहा, कीवी, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, ये उड़ नहीं सकते, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कुछ फेदर्स के बारे में। जनरली फेदर्स के बारे में क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में अभी तक तो आए नहीं है। हाँ, पहले आजकल तो इंटीग्रेटेड नीट एग्जामिनेशन होता है। पहले एम्स का एग्जाम हुआ करता था, जिपमर का एग्जाम हुआ करता था, तो उस समय फेदर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो उसमें फेदर्स के बारे में कुछ आपको बता देता हूं कि इन बर्ड्स के अंदर हमें कई तरह के डिफरेंट टाइप के जो है आपको फेदर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये टेल फेदर्स हैं। ये फेदर्स जो होते हैं इसमें आप क्या देखेंगे कि ये काफी लंबे हैं, इनका रेंजेस काफी लॉन्ग है और ये फेदर बेसिकली सिमेट्रिकल है। तो ये टेल फेदर जो होते हैं बॉडी बैलेंस के लिए होते हैं। किसी भी बर्ड का यदि आप टेल का फेदर कट कर देंगे तो उसका बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाएगा। ये जो दिख रहे हैं आपको फेदर, ये थोड़े से वाइडर फेदर है। एक साइड इनका जो है नैरो है, दूसरा साइड इनका वाइड है। तो ये फ्लाइट फेदर है। इनका यूज जो होता है बर्ड्स उड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाले फेदर देखिए, ये सेमी प्लूम फेदर्स होते हैं और ये इनकी बॉडी को कवर्ड किए हुए रहते हैं, बर्ड्स की बॉडी को कवर्ड किए हुए रहते हैं सेमी प्लूम फेदर्स। ये फेदर क्या करेंगे, इंसुलेशन का काम करेंगे, मतलब बॉडी को सराउंडिंग के टेम्परेचर से आप इनकी बॉडी को बचाने का काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेदर देखिए, ये हमारे फिलो प्लूम फेदर्स होते हैं और ये फेदर जो है टेल के पास में, फ्लाइट फेदर्स के पास में हमको ये देखने को मिलते हैं। इन फेदर्स का यूज क्या है, ये फेदर्स जो होते हैं ये दूसरे फेदर्स के मेंटेनेंस, दूसरे फेदर्स को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। डिस्टल फेदर्स, ये बहुत ही छोटे छोटे फेदर्स होते हैं जो बर्ड्स की आई, नोस्ट्रिस और माउथ के पास हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये डोनी फेदर्स हैं। ये फेदर्स जो होते हैं, ये फेदर्स पूरी बॉडी को कवर किए हुए रहते हैं। रिमेनिंग पोर्शन पूरी बर्ड्स का जो होता है वो इनसे ही कवर्ड होता है, केवल हिंड लेग को छोड़कर। पीछे वाले पैर को छोड़ दीजिए, बाकी पूरी के पूरी बॉडी पर आपको ये फेदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फेदर के बारे में समझ में आ गया आपको। ये फेदर्स के नाम है, कौन कौन से, टेल फेदर, फ्लाइट फेदर, सेमी प्लूम फेदर, फिलो प्लूम फेदर, ब्रिस्टल फेदर और ड्रॉबी फेदर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बर्ड्स के फ्लाइट एडाप्टेशंस के बारे में कि बर्ड्स अच्छी तरह से उड़ लेते हैं तो उनकी बॉडी में ऐसा क्या है जो उन्हें उड़ने में हेल्प करता है, फ्लाइट में हेल्प करता है। यदि हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि इनके फोर लिम्ब जो है किसमें मॉडिफाइड है, विंग में मॉडिफाइड है, ठीक है। उसके बाद पूरी बॉडी पर एक्सोस्केलेटन किसका है, फेदर का है, जो कि इसकी बॉडी को क्या कर रहा है, लाइट बना रहा है। इनकी लॉन्ग बोन्स कैसी हैं, न्यूमेटिक है, होलो बोन्स है।
जिससे इनका बॉडी वेट कम हो गया। इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जिससे कि एयर का फ्रिक्शन इसके ऊपर कम वर्क करेगा। इनमें जो फ्लाइट मसल्स हैं जो कि फेदर से एसोसिएटेड है, वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। इनमें लंग्स में एयर शेक देखने को मिलते हैं, जो कि रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। उसके बाद इनमें जो टेल फेदर्स होते हैं वो स्टीयरिंग एपरेटस का काम करते हैं। जैसे कार की स्टीयरिंग होती है ना, वो क्या करेगी, डायरेक्शन डिसाइड करेगी ना, उसी तरह से बर्ड्स को किस डायरेक्शन में जाना है, ये इसका डिटर्मिनेशन कौन करता है, इनका टेल फेदर करते हैं। और इनमें एक्यूट विजन और टेलीस्कोपिक विजन देखने को मिलती है। इनकी आई के अंदर हमें पैक्टिन देखने को मिलता है, जो कि इनकी आई को बहुत ज्यादा इफिशिएंट बनाता है। ठीक है, तो इसके अलावा इनमें बीक प्रेजेंट होती है, जिससे कि उड़ते हुए छोटे मोटे इंसेक्ट को जो है फीड कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बर्ड्स के फ्लाइट एडॉप्टेशंस हैं, इन पे कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो जितना नीट के लिए मस्ट था उतना पूरा हमने डिस्कस कर लिया। इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से कभी भी व्हाट्सएप पर जो है मैसेज डालकर उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर मजेदार लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट यदि आपको है तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसे उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।